हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम विज्ञान शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। और देखिए, विज्ञान शिक्षण विधियों की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हम पहली क्लास ले चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट ने पहली क्लास नहीं देखी है उस क्लास को जरूर देखें। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अन्य विषयों की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनसे संबंधित MCQ हैं उनकी क्लास को जरूर अटेंड करें। तो वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी और बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देंगी। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए और इस क्लास को पूरा देखना। तो चलिए, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं विज्ञान शिक्षण विधियों में 4 शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर चुका था। आज हम 5वीं शिक्षण विधि के बारे में पढ़ेंगे और 5वीं शिक्षण विधि का नाम है समस्या समाधान विधि। कौन सी विधि है? समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है ये समझते हैं पहले। देखिए, इस विधि में विद्यार्थी किसी वैज्ञानिक समस्या को पहचानते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसका समाधान खोजते हैं। यानी कि किसी समस्या को विद्यार्थी जो है वो पहचानेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उसका समाधान खोजेंगे। यानी टीचर जो है वो समस्या, मान लीजिए क्लास में आता है और उसको उन विद्यार्थियों को एक समस्या प्रस्तुत करता है, मतलब सवाल देता है। अब उस सवाल को विद्यार्थी समझते हैं और समझकर उसका विश्लेषण करेंगे और उसका हल निकालेंगे, तो उसी हम क्या बोलते हैं? समस्या समाधान विधि बोलते हैं। इस विधि के कितने चरण हैं? देखिए, इस विधि के जो चरण हैं, 5 चरण इस विधि के प्रमुख हैं। पहला चरण है, कितने चरण है इस विधि के? 5 चरण है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। पहला चरण है समस्या का प्रस्तुतिकरण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समस्या समाधान विधि का पहला चरण कौन सा है? समस्या का प्रस्तुतिकरण। दूसरा, परिकल्पना बनाना, यानी कि सबसे पहले कोई सवाल आया या कोई समस्या आई, उसको और उसका फिर उस पर क्या हम सोचेंगे, विद्यार्थी सोचता है कि भाई इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा जो चरण है, जानकारी संग्रह करना। जानकारी संग्रह करना। चौथा चरण है प्रयोग व परीक्षण, मतलब कि भाई उन जानकारियों के आधार पर हम कौन कौन सी बातों का उपयोग करें जिससे वह समस्या का क्या होगा, समाधान होगा, तो उसे हम प्रयोग व परीक्षण बोलते हैं। और पांचवा जो चरण है वो है निष्कर्ष निकालना। पांचवा चरण कौन सा है? निष्कर्ष निकालना। तो एक बार हम रिवाइज करें। पहला चरण क्या है? समस्या का प्रस्तुतिकरण। दूसरा चरण है परिकल्पना बनाना। तीसरा चरण है जानकारी संग्रह करना। चौथा चरण है प्रयोग व परीक्षण और पांचवा चरण है निष्कर्ष निकालना। अब देखिए, जब शिक्षक जो है वो इस विधि का प्रयोग करता है तो उसे लाभ क्या होते हैं? देखिए, बच्चों में तर्कशीलता और विवेकशीलता का विकास होता है, यानी उनके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास होता है, सही और गलत की योग्यता का विकास होता है। और अनुसंधान प्रवृत्ति बढ़ती है, मतलब खोज करने की प्रवृत्ति इस विधि के माध्यम से बढ़ती है। जैसे पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, अगर बालक इस समस्या का समाधान जब खोजता है तो एक तो उसमें खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और दूसरी उसका तर्कशीलता बढ़ती है, विवेकशीलता बढ़ती है, बुद्धिमत्ता का विकास होता है और बालक की समझ में विकास होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस विधि के माध्यम से प्राप्त होती है बच्चे को। तो ये इस विधि के क्या है? लाभ है। अब हम बात करें, समस्या समाधान विधि के जनक किसे माना जाता है? जॉर्ज पोल्या को समस्या समाधान विधि का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1945 में अपनी पुस्तक हाउ टू सॉल्व इट में 4 चरणीय पद्धति का परिचय दिया था। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए इतना ही है कि समस्या समाधान विधि का जो जनक है वो किसे माना जाता है? जॉर्ज पोल्या को समस्या समाधान विधि का जनक माना जाता है। लेकिन कुछ किताबों में, कुछ स्रोतों के अनुसार समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात और सेंट थॉमस हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप ऑप्शन में देख लेना कि उस ऑप्शन में सुकरात और सेंट थॉमस दिए हुए हैं या जॉर्ज पोलिया दिए हुए हैं। तो जॉर्ज पोलिया को वास्तव में समस्या समाधान विधि का जनक माना जाता है। अगर जॉर्ज पोलिया नहीं है तो सुकरात और सेंट थॉमस को समस्या समाधान विधि का जनक माना जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक समस्या समाधान विधि का जनक कौन है, तो वह है जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। जॉन डीवी, इन्हें आधुनिक समस्या समाधान विधि के जनक के रूप में जाना जाता है और विशेष रूप से शिक्षण के क्षेत्र में इन्होंने समस्या समाधान विधि का आधुनिक तरीके से क्या किया? प्रयोग किया। इसीलिए इन्हें आधुनिक समस्या समाधान विधि का जनक कहा जाता है, जॉन डीवी को। किसको? जॉन डीवी को। और नॉर्मल अगर हम वे में बात करें तो जॉर्ज पोलिया को समस्या समाधान विधि का जनक माना जाता है। और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो सोक्रात और सेंट थॉमस को समस्या समाधान विधि का जनक माना जाता है। अब हम बात करते हैं खोज विधि के बारे में। अन्वेषण विधि, डिस्कवरी मेथड जिसे हम कहते हैं। खोज विधि क्या होती है? इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक है और खोज विधि भी, खोज विधि या अन्वेषण विधि, इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं। तो इसमें शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक की भूमिका में होता है और विद्यार्थी स्वयं तथ्यों की खोज करते हैं, यानी कि स्वयं ही तथ्यों की क्या करेंगे? नए नए तथ्यों की खोज करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? खोज विधि। इसमें कोई समस्या नहीं दी जाती है, बालक जो है वो स्वयं ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा, स्वयं तथ्यों की खोज करेगा, इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? खोज विधि कहते हैं।
अब देखिए, अगर हम बात करें खोज विधि के जनक या संस्थापक के बारे में, खोज विधि को हम क्या बोलते हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं। इसके जनक हैं प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। इसे याद रखने का तरीका क्या है? देखिए, आ से बनता है अन्वेषण और अ से बनता है आर्मस्ट्रॉन्ग। इससे ऐसे याद रख सकते हो, अन्वेषण विधि या खोज विधि। इसके जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर पेपर में पूछा जाए खोज अधिगम के जनक, ये देखिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। खोज अधिगम के जनक है जेरोम ब्रूनर। ये दोनों बातें याद रखिए। अगर पेपर में ये क्वेश्चन गलत हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर सही मिस्टेक यदि हमसे हुई तो खोज विधि का जनक अगर पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। और यदि खोज अधिगम के जनक पूछे तो उसका नाम होगा जेरोम ब्रूनर। ये दोनों अलग अलग खोज आधारित शिक्षण विधियों से जुड़े हुए हैं, जेरोम ब्रूनर और प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखिए, खोज विधि के माध्यम से यदि शिक्षण कराएं तो क्या लाभ मिलते हैं? विशेषताएं क्या है इस विधि की? आत्मनिर्देशित अधिगम होता है, यानी बालक जब स्वयं तथ्यों की खोज करता है, स्वयं उस चैप्टर को पढ़ता है। ऐसे मानिए आप कि भाई टीचर ने कहा कि आप अपना चैप्टर पढ़िए। अगर बच्चे को बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए उसकी समस्या को समाधान कर रहा है टीचर, और बालक स्वयं सीखने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। जिज्ञासा व विश्लेषण शक्ति बालकों में बढ़ती है। उदाहरण के लिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का खोजात्मक अध्ययन जो है, मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बालक जो है स्वयं से खोजे, भाई किताब से पढ़े। फिर प्रक्रिया में अगर कोई उसके क्रियाकलाप है तो उन क्रियाकलापों को करे, तो वह स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो अगर वो स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है तो उसे हम बोल देंगे खोज अधिगम। और जिस विधि के माध्यम से शिक्षक, जब हम इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? खोज विधि। तो खोज विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। और खोज अधिगम के जनक कौन है? जेरोम ब्रूनर। आगे हम बात करते हैं। देखिए, खोज विधि के माध्यम से बालक को पढ़ाने के लाभ क्या हैं? बालक में आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है कि बालक जो है वो स्वयं से प्रयास कर रहा है तो उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, और अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर रहा है तो उसमें रचनात्मकता बढ़ती है। गहरी समझ विकसित होती है, क्योंकि बालक जो है वो स्वयं तथ्यों की जब जांच करता है तो बहुत रास्तों से गुजरते हुए अपनी समझ को क्या करता है? विकसित करता है। इस विधि की सीमाएं क्या हैं? हानियां क्या हैं? कमजोर विद्यार्थी कठिनाई महसूस कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर है तो उसे खोज विधि के माध्यम से अधिगम करने में, पढ़ाई करने में क्या होगी? कठिनाई महसूस होगी। और इस विधि के माध्यम से पढ़ाई में क्या है? समय अधिक लगता है, जो कि हमारे विद्यालय में इतना समय हम नहीं दे पाते। तो कहीं कहीं पर इस विधि का प्रयोग हम करते हैं, सभी जगह या संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस विधि के माध्यम से कभी भी नहीं पढ़ाते। अब देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कहे जाते हैं। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने विज्ञान शिक्षण के लिए ह्यूरिस्टिक विधि की शुरुआत की थी, जिसे अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। तो देखिए, खोज विधि की जो शुरुआत है वो किसके लिए की गई? विज्ञान शिक्षण के लिए की गई। अच्छा, खोज विधि है क्या? इस विधि में छात्रों को सक्रिय रूप से समस्याएं खोजने एवं स्वयं समाधान तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि भाई खोज विधि में शिक्षक जो है वो किस भूमिका में होता है? तो शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है खोज विधि में। अब हम बात करते हैं खोज अधिगम के बारे में। जेरोम ब्रूनर जो है इसके जनक कहे जाते हैं। जेरोम ब्रूनर को खोज अधिगम डिस्कवरी लर्निंग का जनक माना जाता है, जो एक रचनावादी शिक्षण सिद्धांत है। अच्छा, ये खोज अधिगम क्या है? छात्र अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि ज्ञान की रचना करते हैं। किसके आधार पर? पूर्व ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर। और यह प्रक्रिया समस्या समाधान की स्थितियों में सबसे अच्छी होती है, क्योंकि जब तक पूर्व ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाते, और इसे हम क्या बोलते हैं? खोज अधिगम बोलते हैं। तो ये देखिए, दोनों ही डिफरेंस हमने देखा, खोज अधिगम क्या है और खोज विधि क्या है। अच्छा, समस्या समाधान विधि और खोज विधि दोनों ही क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि हैं। अब अगली विधि के बारे में बात करते हैं, जिसे हम पूछताछ विधि या इंक्वायरी मेथड कहते हैं। इस विधि में विद्यार्थी वैज्ञानिक प्रश्न पूछते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। पूछताछ विधि के जनक किसे कहा जाता है? सुकरात को माना जाता है। किसको माना जाता है? सुकरात को पूछताछ विधि का जनक माना जाता है। पूछताछ विधि मतलब बालक जब प्रश्न पूछकर अपनी समस्याओं का समाधान करता है, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करता है, निष्कर्ष निकालता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूछताछ विधि कहते हैं। इस विधि की विशेषता क्या है? यह शोध आधारित शिक्षण विधि है। विद्यार्थियों में स्वयं निर्भरता और सोचने की क्षमता का विकास होता है, और जिज्ञासु स्वभाव का विकास होता है। विद्यार्थियों में एक तो स्वयं स्वयं निर्भरता बढ़ती है, और स्वयं समझने की क्षमता का विकास होता है, और बालक की जो जिज्ञासा है वो उनका विकास होता है। तभी वह प्रश्न पूछता है और अपने प्रश्नों का उत्तर लेते हुए अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। इस विधि के जनक किसे कहा जाता है? सुकरात को। इस विधि के माध्यम से पढ़ाने का लाभ क्या है? विद्यार्थियों में अनुसंधान की प्रवृत्ति बढ़ती है, और विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। यानी विज्ञान जो है वो व्यावहारिक रूप से जीवन में उपयोग में लाई जाती है। विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, और विद्यार्थियों में अनुसंधान की प्रवृत्ति इस विधि के माध्यम से बढ़ती है।
उदाहरण के लिए विभिन्न मिट्टियों में जल धारण क्षमता की तुलना करना हम पूछताछ विधि के माध्यम से इसको अधिगम करा सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं, शिक्षण करा सकते हैं और बालक इस विधि के माध्यम से पढ़ सकता है। नेक्स्ट अब हम विधि के बारे में बात करते हैं, सहकारी अधिगम विधि। कौन सी विधि है? सहकारी अधिगम विधि, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। देखिए, अन्य जैसे मैंने कुछ विषयों की शिक्षण विधियां आपको पढ़ाई हैं, उनमें भी इस विधि के बारे में मैंने बात की है। सहकारी अधिगम विधि क्या है? विद्यार्थी समूह में मिलकर एक दूसरे की सहायता से वैज्ञानिक अवधारणाएं सीखते हैं। अब देखिए, छात्र जब स्वयं एक दूसरे की सहायता करते हुए जब पढ़ाई करते हैं, अधिगम करते हैं, तो यह विधि कैसी होगी? मनोवैज्ञानिक विधि हो गई। और सहकारी अधिगम विधि के जनक किसे कहा जाता है? जॉन डीवी को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉन डीवी को। अब जॉन डीवी को तो जनक माना जाता है, लेकिन इसके विचारों को या सहकारी अधिगम के विचारों को डेविड और रोजर जॉनसन ने विकसित किया। किसने विकसित किया? डेविड और रोजर जॉनसन ने विकसित किया। और सहकारी अधिगम के प्रमुख 5 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? प्रमुख 5 तत्व बताए। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई सहकारी अधिगम के कितने तत्व हैं? तो कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। और डेविड और रोजर जॉनसन ने सहकारी अधिगम के 5 तत्वों को बताया। सहकारी अधिगम के जनक के रूप में, अब देखिए, सहकारी अधिगम विधि के जनक कौन है? जॉन डीवी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए सहकारी अधिगम के जनक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक शब्द का ही अंतर है, यहाँ पर विधि दे रहा है और यहाँ पर विधि नहीं दे रहा। तो इसके जनक हैं रॉबर्ट स्लाविन। कौन है? रॉबर्ट स्लाविन। सहकारी अधिगम के जनक हैं रॉबर्ट स्लाविन और सहकारी अधिगम विधि के जनक है जॉन डीवी। अब देखिए, सहकारी अधिगम को 1980 में रॉबर्ट स्लाविन ने विकसित किया था। सहकारी अधिगम के थिंक पेयर शेयर में मतलब क्या होता है कि भाई समूह बना देते हैं, और समूह में कहा जाता है कि भाई किसी पॉइंट पर आप सोचिए और जो आप विचार अपने सोच रहे हो एक दूसरे से शेयर करते हुए आगे बढ़ें। जिक्सॉ मेथड जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किससे संबंधित है? ये सहकारी अधिगम से संबंधित है। सहकारी अधिगम के लाभ क्या है? सहयोग एवं सामूहिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है और समूह में सीखने से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। जब बालक समूह में सीखते हैं तो परिणाम भी बेहतर प्राप्त होते हैं। सहयोग एवं सामूहिक जिम्मेदारी की भावना का क्या होता है? विकास होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सहकारी अधिगम विधि कहते हैं। सहकारी अधिगम विधि है क्या? देखिए, सहकारी अधिगम एक शिक्षण विधि है जिसमें छात्र छोटे और मिलकर काम करने वाले समूह में एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं। यानी एक कॉमन जो छोटा समूह होगा वह किसी एक कॉमन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करेगा। छात्र अपने विचारों को साझा करेंगे और एक निष्कर्ष तक वह पहुंचते हैं। इस पद्धति में छात्र एक दूसरे की मदद करते हैं। व्यक्तिगत सफलता समूह की सफलता पर निर्भर करती है। और देखिए, जब ग्रुप पास होगा तभी व्यक्तिगत सफलता मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल पूरा श्रेय जो है वो एक ही बच्चे को दे दिया जाए, पूरे उसकी टीम को दिया जाता है। इस तरह सहयोग को बढ़ावा देता है और छात्रों के सामाजिक संचार और व्यक्तिगत कौशल को बेहतर बनाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सहकारी अधिगम कहते हैं। यानी सहयोग को बढ़ावा देता है, छात्रों के सामाजिक संचार और व्यक्तिगत कौशल को क्या बनाता है? बेहतर बनाता है। तो सामाजिकता का विकास होता है, व्यक्तिगत कौशलों का विकास होता है, संचार का विकास होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है सहकारी अधिगम के माध्यम से। अब देखिए, अब हम बात करते हैं भ्रमण विधि के बारे में। किसके बारे में? भ्रमण विधि। इसको फील्ड ट्रिप मेथड भी कहते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय से बाहर वैज्ञानिक स्थलों जैसे संग्रहालय, प्रयोगशाला, उद्योग, खेत आदि पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कराना। क्योंकि देखिए, हम साइंस की टीचिंग कर रहे हैं, तो साइंस की टीचिंग करने के लिए हम कैसी जगह भ्रमण कराएंगे? या तो प्रयोगशालाओं में ले जाएंगे, या उद्योग में ले जाएंगे, या खेतों पे ले जाएंगे, या संग्रहालय में ले जाएंगे। तो उसके माध्यम से छात्र को प्रत्यक्ष अनुभव कराते हुए छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने वाली जो विधि है उसे हम क्या बोलते हैं? भ्रमण विधि कहते हैं। अब भ्रमण विधि के जनक कौन है? भ्रमण विधि के जनक है पेस्टोलॉजी। कौन है? पेस्टोलॉजी। अब पेस्टोलॉजी ने का मानना क्या है कि उन्होंने छात्रों के लिए एक प्रकृति पर आधारित शिक्षण विधि को विकसित किया, क्योंकि बच्चों में स्वाभाविक रूप से घूमने की प्रवृत्ति होती है और इस विधि से छात्र वास्तविक दुनिया को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उसके अनुभव के द्वारा उसको विषय वस्तु को क्या करते हैं? सीखते हैं। मान लीजिए कि हम किसी प्रयोगशाला में किसी रसायन के बारे में बता रहे हैं, तो उसका प्रयोग करते हुए यदि बच्चे को बताएं तो वह बच्चा ज़्यादा सीखेगा। मान लीजिए पौधों के बारे में बता रहे हैं, खेती के बारे में बता रहे हैं, तो खेतों पर ले जाकर यदि हम बच्चे को दिखाएं तो बच्चा जो है वो ज़्यादा सीखेगा। यह विधि एक बार देखना 100 बार सुनने से अधिक उपयोगी है नामक चीनी कहावत पर आधारित है। यानी कि इस विधि का जो मूल उद्देश्य क्या है कि यदि आप 100 बार सुनोगे उससे ज़्यादा बढ़िया होता है कि एक बार किसी विषय वस्तु को आप देख लो, तो स्वयं के अनुभव से बालक क्या करता है? सीखता है। और भ्रमण के माध्यम से ऐसा बहुत अच्छे तरह से किया जाता है। इसीलिए जो आप देखते होंगे स्कूलों में एजुकेशनल टूर कराए जाते हैं, वो इसीलिए उद्देश्य से कराए जाते हैं कि बालक जो है वह विषय वस्तु को देखकर सीखें। अब इस विधि के लाभ क्या हैं? देखिए, छात्र जो है वास्तविक अनुभव से अधिगम करता है। इसकी विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, विज्ञान को जीवन से जोड़ता है। यानी यह विधि विज्ञान को जीवन से जोड़ती है।
वास्तविक अनुभव से छात्र सीखते हैं और जो छात्र सीखते हैं उनका जो प्राप्त किया गया ज्ञान कैसा है, स्थायी होता है। उदाहरण के लिए बॉटेनिकल गार्डन मतलब वनस्पतिक उद्यान का भ्रमण कराया जाए छात्रों को, वनस्पतिक विज्ञान संग्रहालय का भ्रमण कराया जाए। इस विधि की सीमाएं क्या हैं? समय व व्यवस्था की आवश्यकता होती है और अनुशासनहीनता की संभावना बनी रहती है कि मान लीजिए सभी छात्र बहुत अच्छे तरीके से भ्रमण करें, इतना ज़रूरी नहीं है, कोई ना कोई शरारती छात्र उसमें निकल ही आता है, तो भ्रमण को वो क्या है उतना उद्देश्यपूर्ण सफल नहीं होने देता। तो अनुशासनहीनता के कारण भी भ्रमण जो है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। तो इस विधि की कुछ सीमाएं हैं। अब देखिए अगली जो विधि है 10वीं विधि है परियोजना आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। देखिए इसमें शिक्षण को क्रियात्मक एक्टिविटी बेस्ड बनाया जाता है ताकि विद्यार्थी स्वयं करके सीखें। यानी इसको हम कह सकते हैं कि भाई विद्यार्थी को क्रियाकलाप करते हुए सिखाएं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखें। अब देखिए इसमें इस विधि के लाभ क्या है? बालक में रुचि और प्रेरणा बढ़ती है। प्राप्त किया गया ज्ञान जब बालक स्वयं एक्टिविटी करता है तो वो जो ज्ञान प्राप्त करता है वो स्थायी रहता है। बालक में रचनात्मकता का विकास होता है। उदाहरण के लिए पौधों की वृद्धि मापना, जल चक्र बनाना, मॉडल तैयार करना। यदि इनके माध्यम से हम बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से सीखता है, उसकी रुचि बढ़ती है और बालक की सीखने में जिज्ञासा बनी रहती है। और इस विधि को हम क्या बोलते हैं? परियोजना आधारित शिक्षण। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या लर्निंग बाई डूइंग। तो दोस्तों हमने आज 10 शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा, यानी हम 6 शिक्षण विधियाँ आज की क्लास में हमने पढ़ी हैं। इससे पहली क्लास में हमने 4 शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा। तो जिन स्टूडेंटों ने पहली क्लास को अटेंड नहीं किया है वो पहली क्लास को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि अगर आप शुरू से पढ़ोगे तो शिक्षण विधियाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आप तरीके से नहीं पढ़ोगे, अचानक से ही किसी क्लास को अटेंड करोगे तो उतनी शिक्षण विधियाँ समझ में नहीं आती हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस क्लास को दोबारा ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट ट्रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और आपको हमारी पढ़ाई कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अन्य विषय की जो तैयारी है उन क्लासेज को आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपके जो सिलेबस है उसको वो स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के साथ अपनी तैयारी को स्टॉप करते रहें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।